Good evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको पढ़ना है एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम में, जो आपका सब्जेक्ट कोड PG 401 है, प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर्स। सो आपको इसमें यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड को कवर आउट करना है, क्योंकि मैंने आपको जो 2 वीडियोस लेक्चर्स में यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी कवर आउट करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे तो आपको ईज़िली ही फाइंड हो जाएंगे ये 2 लेक्चर्स, क्योंकि ये मेरा जो चैनल है एक नया एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पर दूसरा चैनल है। और वो वाला मेरा जो चैनल बनाया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा ग्रो था और पिछले 2 दिनों से टर्मिनेट हो गया है। अब उसमें किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक कर दी है, तो मैक्सिमम 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ वो स्ट्राइक फिनिश होगी एंड फिर मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। मैंने मेल किया है क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ से बहुत सैड हूँ। और मेरा चैनल मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करी थी, 2 साल कंटिन्यूसली उस चैनल को ग्रो करवाने के लिए मैंने रात दिन एक किए थे, पर सडन किसी की नज़र लग गई और मेरे साथ इतना बुरा हो गया। बट कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी फोर्थ सेम बचा है तो उसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए रेडी हूँ। एंड आपको सेकेंड यूनिट पे आते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे सेकेंड यूनिट पे बात कर लेंगे कि सेकेंड यूनिट का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में आपने प्लांट सेल टिश्यू ऑर्गन कल्चर पढ़ा था, उसका जनरल इंट्रोड्यूस दिया था, हिस्ट्री स्कोप कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर डिफरेंस एंड टोटिपोटेंसी के बारे में आपने पढ़ा था, जो मैंने 2 सेपरेट वीडियो बना के आपको फर्स्ट यूनिट कवर आउट करवाया है। एंड आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो इजली फाइंड हो जाएगा। सेकेंड यूनिट पे आपको टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेम एंड एम्ब्रियो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। सो आपको इसमें अभी एंथर, ऑर्गन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में पूरा ही ब्रीफ ये यूनिट्स वाइज कवर करवाऊंगी। सो आपको देख लेना है। एंड प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल्स के लिए प्रे करें, बिकॉज उसमें बहुत सारा बायोलॉजी का कंटेंट था, कंपटीशन एग्ज़ाम का भी था एंड आपकी एमएससी बॉटनी का फर्स्ट सेम से लेके यहाँ फोर्थ सेम तक का भी उसमें ब्रीफली वीडियोस लेक्चर्स पढ़े हुए थे। इवन मैंने 1-1 घंटे कंटिन्यूसली इतनी ठंड दिन रात मेहनत करके उस वीडियो को, उस चैनल को बनाया था। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करी है और मैं बहुत सैड हूँ, तो आप लोग प्लीज़ प्रे करें। एंड आप आ चुके हैं आज के टॉपिक पे, तो बात करेंगे टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर्स की, ऑर्गन कल्चर, मेरिस्टेम, एंथर एंड एम्ब्रियो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। ओके, देख लेंगे डेफिनेशन की प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्या क्या हैं, और इसके डेफिनेशन सबसे पहले समझने की ट्राई करते हैं। एंड पिछले वीडियोस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर बेसिकली होता क्या है। तो चलिए एक बार मेरे साथ आप रिविज़न करते हैं। तो आपको बताना है कि प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स क्या होता है बेसिकली। सो यदि मैं इस चीज़ की बात करूं कि ऑर्गन का कल्चरल कैसे किया जाता है, तो जब किसी चीज़ को आप लेबोरेटरी के अंदर डिस्कवर करते हैं, जनरेट करते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट मीडियम पे बाहर से आप पोषण देते हैं जो उसकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होते हैं, उसको ज़रूरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप बाहर से दे रहे होते हैं और वहाँ पे वो प्लांट सरवाइव कर रहा होता है नेचुरल तरीके को छोड़कर आर्टिफिशियल तरीके से। और ये एक्सपेरिमेंटल आप लेबोरेटरी के अंदर संपन्न करवाते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, टिश्यू ऑर्गन कल्चर्स कहलाता है। बेसिकली प्लांट के ऐसे पार्ट ले सकते हैं आप जिनमें जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, जो जेनेटिक्स फीचर्स जिसको कहते हैं, जो ग्रो करवाने वाले पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे वांछनीय लक्षण ले सकते हैं, ऐसे प्लांट का पार्ट ले सकते हैं जो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो अब आगे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि कल के वीडियोस लेक्चर्स में मैंने ब्रीफली आपको एक एक चीज़ें कवर आउट करवाई थी, तो आज के वीडियोस लेक्चर में आपको अच्छे से पढ़ना है। फ्रेंड्स आ चुके हैं डेफिनेशन पे, यहाँ पे मैं कलर ले लेती हूँ, इसके बाद चलते हैं। और मुझे तो मेरा जो चैनल टर्मिनेट हुआ है उस चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, क्योंकि 3 महीने के लिए यदि मेरा चैनल बंद भी होता है तो उस चीज़ पे मैंने बहुत बार हार्ड वर्किंग करी थी, रात दिन की मेहनत लगी थी मेरे उस चैनल को ग्रो करवाने के लिए। इवन जब वो चैनल अच्छी तरह ग्रो होने लगा था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई, और एक दिन के अंदर बिना किसी नोटिफिकेशन के स्ट्राइक आ गई, एक छोटी सी गलती की वजह से, कुछ शॉर्ट्स वीडियोस की वजह से।
वरना वो मेरा वीडियोस लेक्चर मैं कभी इस चीज़ को ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी कि मैंने बहुत गलत किया है। बट अब आप आइए अपने सिलेबस पे, उसकी बात नहीं करते हैं। जो चीज़ें बीत गई उनको पीछे छोड़ते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं ताकि आपका भी कोई चीज़ नुकसान ना हो एंड मेरा भी। तो यहाँ पर डिफिनीशन की बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो तात्पर्य होता है, इस टर्म का, इस जो वर्ड्स का मीनिंग होता है, जब प्लांट की सेल्स जो होती हैं, क्योंकि सेल के अंदर ऐसा फीचर्स होता है, डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है। एक सेल जब डिवाइड होती है तो बहुत सारी सेल एक सेल से फॉर्मेट होती हैं, जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस्ड होती हैं। अब बहुत सारी सेल जब एकत्रित हो जाती हैं, कलेक्शन ऑफ सेल, वही आपका टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। और ऊतक से ही जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे ही बेसिकली ऑर्गन्स जनरेट होते हैं। ऑर्गन क्या है? अंग है। तो ऐसे बहुत सारी एक सेल्स का जब डिवाइडेशन होता है उससे सेल का जो टिश्यूज़ है, टिश्यू बहुत सारी कलेक्शन ऑफ सेल्स टिश्यू कहलाता है। एंड उसके बाद ऑर्गन बनता है टिश्यू के बाद, एंड ऐसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। चाहे वो प्लांट की बात करें, एनिमल्स की बात करें या किसी भी ह्यूमन बॉडी की बात करें। क्योंकि यदि मैंने आपको पिछले जो मेरे चैनल पे हर एक वीडियोस लेक्चर में समझाया है कि आप अपने से कोरिलेट करके चाहे वो प्लांट्स हो या किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको वो बेहतर समझ में आता है, आपको जो समझ में आता है बेहतर समझ में आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके डेफिनेशन है, बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर ले लूँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स, कि पादप ऊतक संवर्धन, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस टर्म का, इस वर्ड्स का मीनिंग बेसिकली पादप कोशिकाओं, प्लांट जो सेल्स होती है उनके टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे पार्ट जो जिनमें जनरेशन की कैपेसिटी होती है, जो रिप्रोडक्ट कर सकते हैं खुद को, जिसमें जेनेटिक्स फीचर्स होते हैं, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में इन विट्रो संवर्धन से है पात्रे में रखते हैं, उसको कल्चरल किया जाता है, संवर्धित किया जा सकते हैं। और लेबोरेटरी के अंदर 1 साल के अंदर बहुत सारे 1 लाख से 2 लाख प्लांट तक को ग्रो करवाया जा सकता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीका होता है। ठीक है, डिफिनीशन समझ में आ गई। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे इसकी कुछ शब्दावली है जो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ का सिनॉप्सिस पढ़ा के पढ़ना है ताकि जो आपको लिखने में डिफ़िकल्टीज ना हो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे। अब पादप ऊतक संवर्धन की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ये लेक्चर बेसिकली ब्रीफ ही रहेगा, इसीलिए आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पे एक्सप्लांट संवर्धन आरंभ करने के लिए सबसे पहले जो उपयोग में लाए जाने वाले पौधे हैं, वाले पौधों के लिए ऊतक या अंग के जो टुकड़े होते हैं उनको आप एक्सप्लांट कहते हैं, कर्तोतक हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट के ऐसे पार्ट जिनमें जनरेशन की कैपेसिटी होती है, जिनको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स के काटे टुकड़े होते हैं, एक्सप्लांट कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट में आ चुके हैं। कैलस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कैलस। आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है कि पोषक माध्यम पर जो कर्तोतक से प्राप्त असंगठित, अविभेदित, ध्रुवता रहित कोशिकाओं के समूह को, जो सेल्स होती हैं उस सेल को जिसमें जेनरेशन की कैपेसिटी होती है, उस सेल के जो ग्रुप ऑफ सेल्स उनका कलेक्शन होता है, उसे ही आप कैलस कहते हैं। इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को याद रखना है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सब कल्चर की, यानी उपसंवर्धन जिसको कहते हैं आप, यानी कुछ अवधि के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो संवर्धित या पुराने पोषक माध्यम पर नए पोषक माध्यम पर ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए पुराने कल्चर जो होते हैं, एक अंश को नए पोषक माध्यम पर जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे सब कल्चर कहते हैं। क्या है? जो पुराना होता है, पुराना कल्चर, उसको नए कल्चर में एक पोषण माध्यम से नए तरीके से न्यूट्रिएंट देना सब कल्चर कहलाता है। अब इस वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। एम्ब्रियो कल्चर होता क्या है, और ये क्वेश्चंस भी है आपके उसमें सेकेंड यूनिट पे 401 की एमएससी बॉटनी में। इसमें जो प्लांट होता है उसका जो अर्ध विकसित अथवा पूर्ण विकसित जो ब्रूड होता है, एम्ब्रियो होता है, चाहे वो हाफ डेवलप हो एंड फुल डेवलप हो,
उसका जब कल्चरल, उसका संवर्धन एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। जब भ्रूण का संवर्धन किया जाता है एम्ब्रियो का, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है एक जेनेरेटिक पार्ट्स होता है, जेनेरेटिक ऑर्गन होता है जो जनरेट कर सकता है एक नई प्लांट बॉडी को और ओरिजिन कर सकता है। भ्रूण संवर्धन के तहत जो परिवर्धित हो रहे बीज हैं उनसे भी तरुण बीज को निकालकर तरुण भ्रूण जो एकदम न्यू हो और जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसमें आगे बढ़ने की क्षमता हो, वो आगे बढ़कर डेवलप हो पाए, खुद ग्रो हो पाए, तो भ्रूण को निकालते हैं, छोटे एम्ब्रियो को निकालते हैं और वहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आप एक बात बताइए कि जब प्लांट कहीं पर धरती में यदि ग्रो होते हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स नेचुरल तरीके से, क्योंकि जो मृदा की, मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी होती है, यदि वो अच्छी हुई है तो प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अब वहाँ पे क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, इसीलिए पौधों की प्राप्ति करने के लिए भ्रूण कल्चर होता है। प्लांट की जो एक्स्ट्रा प्लांट को फाइंड करने के लिए आप एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। तो तरुण भ्रूण या सस्पेंसर जो होता है क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी उनको जब प्लांट के पार्ट से अलग करते हैं तो उसमें ऐसी कोई नुकीली चीज़, जब ब्लेड या अन्य चाकू, नुकीली धारदार चीज़ उन पे ज़्यादा टच नहीं करवाना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होता है इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू। फिर क्योंकि यह भ्रूण को जिब्रेलिनों की आपूर्ति करना होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड जो प्लांट के ग्रोथ एंड रेगुलेटर हार्मोन्स कहलाते हैं। तो ये जो हार्मोन होते हैं प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला हीनिंग इन रेफेंस व काकलेरिया पर कार्य करते हुए भ्रूण पात्रे का संवर्धन किया। फ्रेंड्स, बात करते हैं पोलन कल्चर, यानी किसी भी पादप के परागकणों को पोषक माध्यम पर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन को पोषण माध्यम पर यदि किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट जो ओरिजिनेट होता है तो उसको वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद से समझ लीजिए फ्रेंड्स कि यदि आपको आपकी बॉडी के अंदर जो आवश्यक मिनरल्स कंपोनेंट्स हैं वो यदि टाइम टू टाइम नहीं दिए जाते, चाहे वो एज अ फूड मटेरियल्स के थ्रू आप उनको ग्रहण कर रहे हों या फिर किसी भी बाहरी मीडियम से, बट जब तक आप एनर्जेटिक चीज़ें बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही होती है। तो पोषक माध्यम पर जब कल्चरल करके, संवर्धित करके अंकुरित पादप का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पराग संवर्धन, पोलन संवर्धन कहलाती है। ये वर्ड्स भी क्योंकि आपकी यूनिट सेकंड पे दिया गया है, मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, यानी विभाज्योतक संवर्धन क्या होता है। तो शीर्षस्थ या जो कक्षस्थ विभाजित होता है, यानी कि जब आपका मेरिस्टेम जो कल्चरल होता है उसमें शीर्षस्थ या कक्षस्थ विभाजक, विशेषकर प्ररोह जो विभाजक होता है, सूट होता है, सूट अपेक्स होता है, उसके संवर्धन को मेरिस्टेम संवर्धन कहते हैं। सूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स, समझ रहे हैं? सूट पार्ट्स कौन सा होता है, रूट पार्ट्स कौन सा होता है। प्लांट में बेसिकली दो ही पार्ट होते हैं। जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो पार्ट्स होता है वो सूट सिस्टम होता है, एंड रूट सिस्टम जो सनलाइट नहीं जाती है, जहाँ पर डार्कनेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझते हैं आप कि मेरिस्टेम संवर्धन इसी को कहते हैं, क्योंकि सामान्यतया जो प्ररोहाग्र होता है, सूट होता है, सूट अपेक्स होता है, उसका जो विभाजन होता है, विभाजन जो तक होता है, जो टिश्यूज़ होता है उनको भी कल्चरल किया जाता है, इसीलिए इसको सूट टिप कल्चर भी कहते हैं। प्ररोहाग्र संवर्धन कहते हैं प्लांट का ऐसा कोई पार्ट जिसका सूट जो है डेवलप होता है। क्योंकि ये वो टोटीपोटेंसी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया पिछले लेक्चर में, एक सेपरेट वीडियो बनाकर, तो आप उसको जाके देख लेना। किसी भी जो प्लांट सेल होती है उसके कल्चरल से नए पादप बनाने की क्षमता जो पूर्ण सशक्तता कहलाती है, टोटीपोटेंसी कहलाती है। अब न्यूट्रिएंट मीडियम्स क्या होता है? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ बेसिकली जिस पदार्थ पर, ऐसा मटेरियल जहाँ पर जो प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनके टिश्यूज़ होते हैं, उनकी सेल्स होती हैं प्लांट को, उनको कल्चरित किया जाता है, संवर्धित किया जाता है। तो
उसे पोषक पदार्थ या संवर्धन पदार्थ यानी कल्चरल मीडियम कहते हैं। पोषक पदार्थ को एस्पेटिक करने के लिए यानी जर्महीन करने के लिए 15 पौंड प्रति वर्ग जो इंच होता है या दाब 121 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर ऑटोक्लेव करते हैं। ठीक है, तो साधारणतया ऑटोक्लेव करने से पहले जो पोषक पदार्थ होता है मीडियम में फ्लास्कों या जो संवर्धित नलियाँ होती हैं ट्यूब्स में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो सतह इससे क्या हो जाती है, रोगाणु नाशित हो जाती है। फ्रेंड्स, बात करें इन विट्रो टेक्निक्स की, तो जो पात्रे होता है यानी तकनीकी का अर्थ पौधों के जो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू सेल्स, उनको जब परख नली में टेस्ट ट्यूब होता है उसमें कृत्रिम पोषक पदार्थों द्वारा कल्चरल किया जा सकता है। और इस टेक्निक से क्या होता है कि जो डेवलप होता है इस टेक्निक का, इससे सभी पादप की प्लांट की जो सेल होती हैं टोटिपोटेंसी प्रमाणित करने के लिए किया गया था, यानी कि पूर्ण विकसित होती हैं या नहीं। तो इन विट्रो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, साथ ही अच्छे से रिविज़न करेंगे। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं। प्रॉब्लम इन विट्रो टेक्निक्स की प्रॉब्लम समझना है। इसमें दो टेक्निक में दो प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले प्लांट सेल ऊतक जो होती हैं उनको सूक्ष्म जीवियों से मुक्त रखना हो जाता है। जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि इनका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, इससे ग्रोथ इफेक्टेड होती है, तो इनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, इसीलिए इनको इससे बचाया जाना चाहिए। ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिकाओं तथा ऊतकों में जो वांछित वृद्धि है उसको कराना, इसकी जो प्रॉब्लम्स है इसके लिए सॉल्यूशन भी दिया गया है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन भी ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, आपको भी पता है। जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया है, बस उसके लिए कोई सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा जो कि मुझे पता नहीं है, मैं अभी उस चीज़ से अवेयर नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है, एजिटेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी यादें हैं उस चैनल के साथ और मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है रात दिन की, इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं माइंड पे। कोई नहीं, आप पढ़ेंगे सरफेस स्टेरिलाइजेशन, जो आपका सतह रोगाणु नाशन होता है। पौधे के जिस भाग को संवर्धन के लिए पोषक माध्यम पर रखा जाता है उसे ही आप एक्सप्लांट कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ऐसा पार्ट जिसको आप पोषक माध्यम पर रखते हैं। कलतों तक की सतह पर अनेक जो कवक होते हैं, बीजाणु होते हैं, बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं, तो इससे क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवियों जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उससे रोगाणु नाशन कहते हैं, उससे मुक्त कर देते हैं, इनको फ्री कर देते हैं। स्टरलाइजेशन की बात करें कि रोगाणु नाशन क्या होता है, यानी पादप ऊतक जो कल्चर्स होते हैं उनको कंटेमिनेशन जो कहते हैं संदूषण से बचाना अनिवार्य होता है। इसके लिए संवर्धन पात्र जो होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उपकरण आदि को सूक्ष्मजीवों से मुक्त किया जा सकता है और सूक्ष्मजीवों को निष्क्रिय करने से रोगाणुनाशी और निमज्जीकरण कहा जाता है। इसको स्टरलाइजेशन कहा जाता है बेसिकली। आ गया समझ में, इसको आप नोट डाउन करिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। फ्रेंड्स, बात करें ऑर्गन कल्चर्स पे, तो प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको बेसिकली ऑर्गन कल्चर्स के लिए लिया जा सकता है। वो आपकी लीफ हो सकती हैं, रूट्स हो सकती हैं, स्टेम हो सकता है, ओव्यूल हो सकता है, आपका एंथर हो सकता है, एम्ब्रियोइड हो सकता है। ये सारे पार्ट्स हैं जिसको आप न्यूट्रिएंट्स देके नए प्लांट बॉडी को जनरेट कर सकते हैं, नए प्लांट का जनरेशन हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका ऑर्गन कल्चर होता है। एम्ब्रियो कल्चर्स भी मैंने बताया कि क्या होता है। जब एम्ब्रियो को कल्चरित करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टर्म को दिया था। जैसे हेनिंग ने 1904 में जो बीज के परिपक्व भ्रूण होते हैं, यानी सीड के जो मैच्योर एम्ब्रियो होते हैं, उनको भी, क्योंकि वो जनरेट हो सकते हैं, उसमें जनरेशन की कैपेसिटी होती है और एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो जो प्लांट एम्ब्रियो कल्चरल है उसकी जो शुरुआत की थी लैबेक ने की थी 1925 में, 29 में किया था। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। इस प्रकार जो भ्रूण संवर्धन होता है, एम्ब्रियो का कल्चरल होता है, इसको इस टेक्निक को यूज़ करके नए नए प्लांट को यानी कि ग्रो करवाया जाता है बहुत ही कम टाइम पे और समय की बचत हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे पोलन कल्चर्स की बात करें कि प्रोसीजर क्या होती है पोलन कल्चर्स की, तो पराग संवर्धन के लिए जो धतूरा एनोक्सिया होता है, यहाँ पे पराग कोष इनविट्रो जिसको पात्रे कहते हैं, इसमें संवर्धन किया जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि पराग कोष जो होते हैं, एंथर होता है, उसके अंदर एम्ब्रियो सदस्य जो संरचनाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें एम्ब्रियोइड कहा जाता है, और प्रत्येक एम्ब्रियोइड हैप्लॉइड प्लेटलेट्स में विकसित होता है। तो पराग संवर्धन के लिए पराग कोष से परागकण को अलग कर देते हैं, क्या करते हैं, एंथर से एम्ब्रियोइड को अलग कर लेते हैं जो आपके एंथर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको सेल कल्चर्स को पढ़ना है कि जो प्लांट सेल्स होती हैं उसको आप न्यूट्रिएंट्स माध्यम पर किसी भी प्लांट के कोई भी पार्ट्स को यदि आप जनरेट करते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पोषण के बिना कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गन्स जनरेट नहीं हो सकता है। इसीलिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे कैलस या लंबन संवर्धन होता है, सस्पेंशन कल्चर्स के रूप में संवर्धन करने को कोशिका संवर्धन कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे पदार्थ होते हैं, द्वितीयक, उपचायक, उपापचयक, एंजाइम उत्पाद, एकल कोशिका प्रोटीन आदि उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जो सेल ऑर्गन कल्चर होता है। अब बाद में आप इसको पूरा ही नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियोस लेक्चर। एंड वीडियो के इनमें आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि जैसे मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ मेरे चैनल को लेके, क्योंकि मैंने हार्ड वर्किंग करी थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मेरे माइंड में घर कर गई और मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिमोटिवेशन मिला है कि ज़िंदगी में जब भी सक्सेस मिलती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपत्ति भी आ सकती है, वो चाहे किसी के साथ हो। बट आपको उस समय धैर्य रखना है, हैव पेशेंस, एंड आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आप बस वर्क करते रहिए, लगातार अपने रास्ते पर चलिए। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका आज का लास्ट जो वीडियो के इन पे मैं आपको गुड विशेस देते आई हूँ एज इट इज, जो पिछले चैनल के वीडियोस लेक्चर्स में मैंने दिया है। खुश रहें, मस्त रहें, कंटिन्यू मेरे वीडियोस वॉच करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।